नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम और कंट्रोवर्शियल इशू पर बात करने वाले हैं। वैसे तो ये है कि पाकिस्तान में हर वक्त ही अहम और कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन ये जो इशू आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक निज़ाम की कमज़ोरी और उसके अंदर पाई जाने वाली बददियानती, नाइलायकी और नाअहली को जाहिर करता है। और वो रियासत का एक ऑर्गन है। जिस तरह हम जानते हैं कि रियासत के जो 3+1 सतून होते हैं, मुकन्नना, अदलिया, इंतज़ामिया 3 और प्लस चौथा सतून जो है वो मीडिया, प्रेस को समझा जाता है। तो आज हम जो मौजूद डिस्कस करने लगे हैं वो रियासत के एक ऑर्गन अदलिया की क्या कहें उसको जाहिर करता है। जस्टिस तारिक जहांगीरी को एक इनवैलिड डिग्री रखने की पादाश्त में डीनोटिफाई कर दिया गया है। ये एक बड़ी अहम बात है कि वो 20-25 सालों से इस शोबे के साथ मुंसलिक थे। वो वकील बने, फिर नून लीग, फिर वो एडिशनल जज बने, फिर उनको इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में कन्फर्म किया गया, फिर वो एडवोकेट जनरल रहे, फिर वो डिप्टी अटार्नी जनरल रहे, फिर उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी का शोरा फाक केस LNG वाला, उसमें उन्होंने उनकी केस लड़ा अला अज़ल क्यास, और फिर वो बहरहाल आगे बढ़ते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा, और फिर उसके बाद पता चलता है कि वो उनकी जो डिग्री है वो फेक नहीं, इनवैलिड है। तो इस तरह के और केस भी हमारे यहाँ पेश होते रहे हैं। तो आज हमने 2 मोहतरम मेहमानों को ज़हमत दी है, दावत दी है कि वो हमें समझाएं कि ये केस क्या है। जनाब नुमान कैसर साहब एक यंग पढ़ने लिखने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनको हमने आज दावत दी है कि हमें बताएं कि ये केस क्या है। जनाब नुमान कैसर साहब, वेलकम टू माय शो। शुक्रिया सर। और दूसरे हमारे मेहमान हैं इसी तरह का एक तारीखी केस, जाली सनद वाला, एक पिछले दौर में हुआ था जिसने मुलग्गीर शोहरत हासिल की थी। तो उस वक़्त के उस इदारे के जो सरबराह थे, यानी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में ये केस आया था। तो जो उस वक़्त के पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सरबराह थे, चेयरमैन थे, जनाब अब तो रिटायर हो चुके हैं, वैसे वो पूरे रिटायर हो गए हैं, वो जनाब प्रोफेसर मोहम्मद तारिक मलिक साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। वेलकम टू माय शो। जी शुक्रिया। बस नुमान कैसर साहब, ये जो तारिक जहांगीरी साहब वाला केस है, इसकी ज़रा पहले हमें बगैर तबसरे के जो फैक्ट्स हैं वो बताइए। जी शुक्रिया पाशा साहब कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया। ये अहम इसलिए है कि इससे ना सिर्फ जो एक पब्लिक ओहदा रखने वाला जो शख्स है उस पर उंगलियां उठाई गई हैं, बल्कि जो सारा ये उंगलियां तो नहीं है, ये तो पूरा हाथ ही उठा दिया ना। जी जी बिल्कुल, उसको डीनोटिफाई कर दिया। हाथ उठा के वो उसकी चपेट भी मार दी गई, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँ तो। देखिए, बुनियादी बात यह है कि एक तो उन पे इल्ज़ाम था जो कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इतनी जल्दी उसको डीनोटिफाई कर दिया है। एक पहले भी नोटिफिकेशन का हमने सुना था जिसको हफ्ता 10 दिन लगे थे। अच्छा नुमान कैसर साहब, हाँ जी, 2023 से केस चल रहा है। हाँ। तो आप समझते हैं कि ये 2030 तक डीनोटिफाई होना चाहिए था? नहीं, मैं देखिए आप जल्दी मैं इसका जिक्र बाद में भी करेंगे। और दूसरी जो इस सारे केस ने जो उंगलियां उठाई हैं वो इस निज़ाम पे उठाई हैं कि LLB की डिग्री हासिल करते हैं, 1990-91 का जिक्र किया जाता है।
उसके बाद ये बार के मेंबर बनते हैं, इस्लामाबाद बार के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अच्छा, वैसे इनका ताल्लुक सिंध से है? सिंध से है, लेकिन प्रैक्टिस उन्होंने इस्लामाबाद में की। ओके ओके। इस्लामाबाद बार के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेंबर बनते हैं, लातदाद केसेस में अपीयर होते हैं। हकान अब्बासी वाला भी आपने केस जिक्र किया। इस्लामाबाद 2005-6 में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब होते हैं, इलेक्टेड। 2015-16 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके अब ये जज थे, उसके सदर मुंतखब होते हैं। इसके बाद डिप्टी प्रोसिक्यूशन जनरल नैब होते हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफिस होते हैं, और अल्टीमेटली 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज होने के बाद ये कंफर्म होते हैं। निज़ाम पे जो उंगली उठाने की मैं बात करता हूँ, ये सारी जो ये अदवार गुजरे हैं इनकी ज़िंदगी में, जब उन्होंने ये सारे उहदे इनको दिए गए और उन्होंने इनको भरपूर अंदाज में उनको निभाया, क्या उस वक्त निज़ाम। अच्छा नहीं, एक मिनट, अब जरा ये बताइए कि ये केस कैसे आया, तब जरा हम बाद में करेंगे। जी केस कब शुरू हुआ? केस ये शुरू होता है जी पिछले साल जुलाई अगस्त में। एक सोशल मीडिया पे एक कराची यूनिवर्सिटी का कोई खत सर्कुलेट करता है, और उससे इनकी डिग्री पे उस जाली होने पे उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। इसके बाद एक केस हमारे एक वकील भाई हैं दाऊद साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि आर्टिकल 209 है आइन का, उसके मुताबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई उसी के तहत सिर्फ की जा सकती है। और ये जहांगीरी साहब का एक एतराज़ भी था कि मेरे खिलाफ जो भी आपने कार्रवाई करनी है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी, आप मेरे फेलो जज साथ वाले कोर्ट में बैठ के मुझे इनएलिजिबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। उसके बाद दाऊद साहब ने ये एप्लीकेशन दी। जी, वो दाऊद साहब एग्जिस्ट करते हैं? जी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर के हैं जी, लाहौर में है। ठीक है, हाँ। उन्होंने दरखास्त दी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। उसके बाद ये पिछले साल की, 24 की बात है। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चैलेंज भी कर दिया। किसने? ये दाऊद साहब ने, कि भाई मेरी बात नहीं सुनी जा रही। नहीं, वो अलग बात है, वो एक अलग फोरम है, एक अलग फोरम है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जब आपने एक जिसको आप वैलिड फोरम समझते हैं, वहां आपने पहले अप्रोच कर लिया है और उसके बाद आप एक दूसरे फोरम पे चले गए हैं। अब बड़ी अहम बात यह है कि ये इसकी तारीख बताने में सारी चीज़ें ज़हन नशीन करना बड़ी ज़रूरी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलता है। उसके बाद ये क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी सिंध में मौजूद है, रजिस्ट्रार भी सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, तो ये मामला सिंध हाई कोर्ट में भी आता है। कौन ला जाता है वहां पे? मैं वही अर्ज करता हूं कि पिछले साल सितंबर में इनकी जब डिग्री कैंसिल कर दी गई, किस बुनियाद पे? वही सर्कुलेशन लेटर और जो इंटरनल उन्होंने अपनी प्रोसेस करने के बाद जस्टिस जहांगीरी साहब को सुने बगैर वो उन्होंने डिग्री कैंसिल कर दी। ठीक है। वो मामला सिंध हाई कोर्ट के पास आता है। कौन लेकर गया? ये गालिबन जज साहब खुद ही लेके गए थे, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली नवान कैसर साहब, अगर आप इजाजत दें, मुकीम साहब ने नाजरीन हमें लंदन से ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार है। जनाब मुकीम अहमद खान साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं सर। अच्छा मुकीम साहब, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक यंग और पढ़े लिखे एडवोकेट जनाब नुमान कैसर साहब शरीके गुफ्तगू हैं, और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साबका चेयरमैन जो है जनाब प्रोफेसर मोहम्मद तारिक मलिक साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। बड़ी खुशी है सर, बड़ी मेहरबानी। जी सर, नुमान साहब। अच्छा, सो मैं ये जिक्र कर रहा था कि ये सिंध हाई कोर्ट में मामला आता है, और सिंध हाई कोर्ट इस बुनियाद पे ये जो कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन है कराची यूनिवर्सिटी का जज साहब की डिग्री का, इसको सस्पेंड कर देती है, कहते हुए कि ये फैसला करने से पहले, कैंसिल करने से पहले आपने जज साहब को नहीं सुना। इसका मतलब ये है कि जो सिंध की यूनिवर्सिटी ने डिग्री कैंसिल की थी जहांगीरी साहब की, जहांगीरी साहब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में गए और सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है सस्पेंड कर दिया, ये नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि आपने इनको सुना नहीं है, आर्टिकल 10A की वायलेशन। ओके जी। अब ये मामला पेंडिंग था। ओके ठीक है। इन द मीन वाइल मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी क्योंकि दाऊद साहब ले गए, दाऊद साहब लेके गए हुए थे। अब सिंध हाई कोर्ट ने तो इस मामले को रोक दिया। अब उधर मामला चलना शुरू होता है। ओके। उसमें एक एतराज सबसे बड़ा ये लगाया जाता है कि कराची यूनिवर्सिटी जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, उधर का रजिस्ट्रार जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, जहां की डिग्री रिलेटेड है, उस हाई कोर्ट ने इस मामले को टेकअप करके इस सारे मामले को रोक दिया है। ओके। तो आप इस मामले को टेकअप नहीं कर सकते। इस आर्गुमेंट में ठीक ठाक वजन है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, बहुत वजनी है।
मतलब बजाय ये कि उसमें छुपे, अगर मैं होता, मिसाल दे रहा हूं, तो मैं जाके अपनी वो रिजल्ट कार्ड, यानी 2 साल है ना LLB जब उन्होंने की, तो 1 साल FEL का है और 1 साल LLB का है, तो मैं दोनों अपने रिजल्ट कार्ड पेश कर देता कि ले लो जी, ए मेरे रिजल्ट कार्ड जे, ते चेक कर लो। सर देखिए, जहांगीरी साहब भी वकीलों की तरह, मतलब अगर सच्चे होते तो खड़े होते और जाके पेश कर देते, लो जी है, और मुंह पे मारते अपने फेलो जज के, और बजाय ये कि वो टेक्निकलिटीज का सहारा लेके, अच्छा मैं पेश करता हूं, अच्छा मुझे वक्त दो, अच्छा मुझे सुना नहीं है, खत जो लिखते रहे हैं और वो अदालतों में पेश करने से पहले वो मीडिया में आता रहा है। तो ये इन्होंने क्या मीडिया में कोई ऐसी चीज पेश की है जिससे साबित होता कि ये इनकी जो डिग्री है ये असली है और ये जो केस चल रहा है ये जाली है? भाई साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखिए उनके पास डिग्री थी, उन्होंने सारे ओहदे एंजॉय किए, बर्डन ऑफ प्रूविंग कि डिग्री जाली है ये कराची यूनिवर्सिटी पे थी। जज साहब अपनी एक डिग्री रखते। अच्छा, एक सेकंड, हाँ जी, बहुत खूबसूरत आपने बात की। नाज़रीन, हमारे नुमान कैसर साहब क्योंकि वकील हैं तो ये बड़ी भारी दलील लेकर आते हैं और इनकी ये दलील बड़ी वैलिड है कि ये बर्डन ऑफ अप्रूवल जो है ये इल्ज़ाम लगाने वाले पर है। तो इल्ज़ाम लगाने वालों ने कोर्ट में जाके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को तलब किया, रजिस्ट्रार ने सबूत पेश कर दिए, और रजिस्ट्रार के सबूत पर, कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के फाइल पेश करने पर ये इनको इनकी डिग्री को फेक नहीं इनवैलिड करार दे के तो उनको डीनोटिफाई कर दिया है। हम बात को भी आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह का एक केस किस सन में था, क्या था, वो प्रोफेसर तारिक मलिक साहब हमें बताते हैं। जी प्रोफेसर तारिक मलिक साहब, पहले तो ये बताइए जो केस आप हमें बताने जा रहे हैं इसी नौयत का, उसमें PTI के गुलाम सरवर साहब जो हैं उनकी डिग्री पर सवाल उठा था। बेनिफिशियरी थे वो उसके बेनिफिशियरी थे, यानी गुलाम सरवर साहब के खिलाफ केस आया था। और ये गुलाम सरवर साहब वही हैं जिन्होंने वो PIA के पायलटों की डिग्रियों को जाली करार दिया था, जिससे नेशनल कैरियर को अरबों रुपए का नुकसान, ये वही केस है? वही बिल्कुल। तो जरा इसकी तफसील हमें बताइए। देखिए भाई साहब, ये वैसे सिमिलरिटी इसलिए इन दोनों केसेस की नहीं बन। अच्छा नहीं, ये हम बाद में बात करते हैं, केस बताएं पहले। अच्छा, ये सन क्या था? मैं बताता हूँ। बेसिकली ये था कि गुलाम सरवर खान जो कि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं और उन्होंने केस और लड़ा था इलेक्शन। अटक से उनका ताल्लुक है, निसार अली जी चकवाल से, अटक से, ये जो एरिया है उससे। और ये 2 खानदान है बेसिकली, एक चौधरी निसार अली खान और दूसरे चौधरी निसार अली खान अगर नून लीग में है तो वो पीपल्स पार्टी में होंगे, गुलाम सरवर। अगर चौधरी निसार अली PTI में चले गए हैं तो वो किसी और पार्टी में, लेकिन रहना इन्हीं 2 बरादरियों ने, 2 खानदानों ने आपस में इलेक्शन लड़ना है। ये उस वक्त नवाज शरीफ दौर कौन सा था? इन पावर था दौर, मुझे अब एग्जैक्ट तो ज़हन में नहीं है इस वक्त, यानी इससे पिछला 8 से 13 13 से आप 18 के दौरान। हाँ जी, 18 इसी 13 से 18 के जी इसी में। इसमें ये एक केस जो है वो एक मेरे पास एज ए चेयरमैन आया कि जी चौधरी गुलाम सरवर खान है, इनका डिप्लोमा ऑफ DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग जो है इसको वेरीफाई करना है। नाजरीन, ये पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है ये मैट्रिक पास बच्चों को लेता है और 3 साल उनको फनी तरबियत देकर DAE का सर्टिफिकेट जारी करता है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। वो 3 साल जो डिप्लोमा होता है वो इक्वल टू FSC होता है। और उसके बाद अगर बच्चे इसी शोबे में रहना चाहें तो फिर वो BTech करते हैं, और वो अगर इधर ना रहना चाहें तो वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी चले जाते हैं, और ये भी ना करना चाहें तो वो BA का इम्तहान दे सकते हैं। तो ये उसका जिक्र हो रहा है। जी जी जी। उसमें यानी ये इंटरमीडिएट के इक्वल। इसमें मतलब ये था कि वो केस मेरे पास, मुझे इस तरह मतलब तलब किया गया शायरा कायदे आज़म, 90 शायरा कायदे आज़म पर। डॉक्टर तौकीर शाह जो है वो चीफ मिनिस्टर के उस वक्त सेक्रेटरी थे, सब कुछ थे, और उन्होंने मुझे कॉल किया। चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। मुझे उन्होंने कहा जी कि इस वक्त अंदर जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, चौधरी निसार अली खान बैठे हैं, जुल्फ़िकार खोसा साहब बैठे हैं और CM साहब हैं।
तो ये एक बड़ा हाई लेवल केस जो है वो आपको दिया जा रहा है। आप इस केस की एक वेरिफिकेशन करके या देख के बताएं कि ये असली है, डिप्लोमा के जाली है, आपको कोई दबाव नहीं डाला गया, ये कहा गया, लेकिन साथ मुझे ये दबे अल्फाज में ये बात कही गई कि इसको हमने इनवैलिड करार देना है। ओके, आगे चलें। ठीक है, मैंने कहा जी मैं बहरहाल जाकर डॉक्यूमेंट देख के तो इसको आपको बताता हूँ। मैं वो केस लेकर दफ्तर आ गया। दफ्तर आकर मैंने वो सारी चीज़ें चेक की। उसमें अब दो चीज़ें हैं, एक है ऑफिशियल, एक है अनऑफिशियल। चूँकि ये मुझसे पहले गुलाम सरवर खान ऑफिशियली पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से उस डिप्लोमे की वैलिडिटी को वो क्लियर करा चुके थे, यानी आपके बोर्ड ने उसको वैलिड करार दे दिया था कि सही है, सही है। ओके, ठीक है। उसमें इवन के वो डॉक्यूमेंट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर भी एग्जिबिट कर दिए गए, बतौर एविडेंस पेश करके मामला खत्म कर दिया गया। लेकिन ये दोबारा उठा, लेकिन इसको दोबारा फिर चूंकि चौधरी निसार अली साहब जो है वो मतलब उसको अपोनेंट को इस बुनियाद पर, चूंकि उससे पहले तो आपको पता है कि डिग्रियों का मामला था ही नहीं। ठीक है, ये डिग्रियों का मामला जो है वो परवेज मुशर्रफ के दौर में लाया गया कि जी बीए होना चाहिए। अच्छा, आगे क्या हुआ प्रोफेसर साहब, ये बताइए। उसमें फिर ये हुआ कि ये आपने जो चेक जब किया, मैंने आके सारे डॉक्यूमेंट देखे तो डॉक्यूमेंट ज़ाहिर है कि वो रजिस्टर बाकी चीज़ें सारी जो है वो इंटैक्ट थी और मैंने इनको वो सारा रिकॉर्ड ले जाके पेश कर दिया और मैंने कहा जी ये रिकॉर्ड है, अब इस रिकॉर्ड को आप मुझे बताएं कि मैं इसके वैलिड को इनवैलिड कैसे करार दे दूं। ओके, मुझे मतलब बार बार ये कहा गया कि आपको पता नहीं है। अच्छा, नहीं वो इसके अच्छा, आप बताएं कि आपने जब डिक्लेयर क्या किया। मैं बताता हूँ, मैंने तो जाहिर है कि जो डॉक्यूमेंट थे डॉक्यूमेंट के मुताबिक ही, वो रिकॉर्ड के मुताबिक ही हमने तो उसकी कर देनी थी। हमने उसको वैलिड करार दे दिया कि जी ये वैलिड है। ओके, लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस तरह होता नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें, क्योंकि हर जगह पर, हर बोर्ड में, हर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे ग्रोह माफिया मौजूद हैं कि जो ये जालसाजी और जाली डिग्रियों का कारोबार करते हैं। मैंने अनऑफिशियली इस पूरे डिप्लोमे की एक अपने तौर पे सारी वैलिडिटी को चेक किया तो मुझे पता चला कि गुलाम सरवर खान गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पिंडी में उन्होंने एडमिशन लिया था। क्योंकि देखिए इसमें पूरा एक प्रोसेस है, बच्चा जब दाखिल होता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद जितने भी वो इम्तिहानात के अंदर रिकॉर्ड में आते हैं, वो इम्तिहानात जो है वो बाकायदा तौर पर वो इशू होते हैं, उसके रोल नंबर स्लिप इशू होती है, इम्तिहानी सेंटर बनता है, उसके पेपर आते हैं, मार्क शीट होती है, फिर नेक्स्ट एग्जाम। उस वक्त ये सेमेस्टर सिस्टम था। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब यह है कि 12 जो एग्जाम है वो बेसिकली एक बच्चे ने देने थे 3 साल के अंदर 12। अब उसमें जो मैंने पता किया कि वो ये था, दाखिल होने के बाद पहला भी उसने सेमेस्टर दिया, दूसरा भी सेमेस्टर दिया, तीसरा भी सेमेस्टर दिया। उसके कुछ सेमेस्टर क्लियर थे, कुछ सेमेस्टर जो है वो क्लियर नहीं थे। ठीक, उस बेस पे वो लेकिन जब ये डिग्रियों वाला मामला आया उसने बड़ी खूबसूरती से आकर यहाँ पर किसी माफिया के साथ सेटिंग करके वो सारे अपने स्टेप जो है वो पेपर पे क्लियर करवा के अपने डिप्लोमे को इंटैक्ट कर लिया था। लिहाजा जब आप उसको देखते हैं तो वो तो इंटैक्ट है, लेकिन एक्चुअल जब मैंने देखा तो वो फैसलाबाद का इसी गुलाम सरवर के नाम का एक और बच्चा था जो कि फैसलाबाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का था। उसका रिजल्ट कार्ड इन्होंने उठाया, उसके सारा रिजल्ट रजिस्टर लेके वो पूरे का पूरा सिर्फ नाम की वल्दियत चेंज करके अब उसको तो डिप्लोमा, असल डिप्लोमा इशू हो चुका हुआ था। ठीक है, उसकी वैलिडिटी का कुछ तस्वर भी नहीं था ना किसी में। तो इसका मतलब ये है प्रोफेसर साहब कि जालसाजी तो हुई, जालसाजी हुई, लेकिन हम प्रूव ना कर सके। मैं जो बात कह रहा हूँ कि हम इसलिए प्रूव ना कर सके कि हमारे रिकॉर्ड का वो एक इस तरह का हिस्सा और हाई कोर्ट के अंदर वो दे कि हमारा ही डिपार्टमेंट ऑलरेडी पहले उसको कर चुका हुआ था। मुकीम साहब, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं। आपने गुफ्तगू हमारे दो मोहतरम मेहमानों की सुनी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपसे हम वक्फे के बाद गुफ्तगू शुरू करेंगे। नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो हमारी अदलिया में एक बहुत बड़ा केस हुआ है। जस्टिस तो अब वो नहीं रहे,
तारिक जहांगीरी साहब, उनको जो डीनोटिफाई कर दिया गया है जाली डिग्री के हवाले से, तो हमारे मोहतरम मेहमानों ने गुफ्तगू की। तो मुकीम साहब से हम ये इनका नुक्ता नज़र लेते हैं। जी मुकीम साहब। बहुत शुक्रिया पाशा साहब। मैंने आपके मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने जो कानूनी नकात थे और कुछ तारीखी वाक़यात थे उनसे हमें मुशनास कराया। मैं एक दिलचस्प चीज आपसे शेयर कर लूं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और मैं इकट्ठे ही गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में पढ़ते रहे और ये बड़े एक्टिव थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, और ये साबिक गवर्नर पंजाब रिटायर्ड जनरल टिक्का खान के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। उसके बाद इन्होंने कुछ अरसा, अगर मेरी याददाश्त सही है तो FIA में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर भी काम किया। अच्छा, एक वाकया उनसे ये बिल्कुल तारीखी है और ये कहीं इंटरनेट की सर्च में सामने आ जाएगा। अब जनरल टिक्का खान को जब गवर्नर बनाएगा, ये चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो कहीं पिंडी या कहीं दौरे पर आए, उनके तस्मे खुले हुए थे जनरल साहब के। तो तारिक जहांगीरी साहब ने फौरी तौर पर झुके कर उनके तस्मे बांध दिए और किसी आप जैसे ज़हीन रिपोर्टर ने वो तस्वीर ले ली और सुबह होश आया हो गई। और एक बुजुर्ग जो गुजर गए वो बहुत बेनजीर साहबा के करीब थे, तो वो उन्होंने उनकी जनरल टिक्का खान से बड़ी कुर्बत थी, तो वो कहने लगे कि जनरल साहब लोग दस्तार बंदी करवाते हैं, आपने तस्मा बंदी करवा ली। जी। एक बार मैं और जस्टिस तारिक जहांगीरी मरी में मुकामी दुकानदारों और शहरियों के हाथ से मार खाते हुए बचे। के कॉलेज का टूर गया, पिंडी से मरी, 2 बसें थी हमारी। अच्छा, अब वो फर्स्ट या सेकंड ईयर था, मुझे याद पड़ रहा है, हम शरारती बेताशा थे। वैसे आप भी आप शरारती हैं। अच्छा, बस ये सर आपकी सोहबत का असर है। अब हमने बर्फ इकट्ठी करके, बहुत ठीक ठाक बर्फ थी, हमने इकट्ठी करके बस की छत के ऊपर इकट्ठी कर दी, मैंने और तारिक जहांगीरी साहब ने। बसें चलने लगी तो किसी को पता नहीं था कि 2 अदद ये मैं और जहांगीरी पीछे रह गए। हमने पीछे से उसकी सीढ़ी पे चढ़े और बस की छत पर चले गए। अच्छा, जब वो बस निकली है मरी से, तो हमने बतौर शरारत अपनी तरफ से उस बर्फ के गोले बनाए और दुकानदारों को मारने शुरू कर दिए चलती बस में से। एक जगह को मोड़ ऐसा था कि बस जल्दी निकल नहीं सकती थी, वो दुकानदार बाहर निकल आए और उन्होंने बस रोक ली। अच्छा, जैसे ही उन्होंने बस रोकी ना कि हमने गोले मारे थे ऊपर से, लेकिन जो बस के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद थे हमारे, उनको नहीं पता था कि ये शरारत हुई है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ਤੁਹਾਡੀ बस ਵਿੱਚੋਂ लोगों ने ਤੁਹਾਡੇ मुंडे ਜਿਹੜੇ ने सानू गोले मार रहे। अच्छा, लड़के बिभर गए, वो अपनी जगह ठीक थे, उन्हें नहीं पता था कि दो जो नमूने हैं वो ऊपर छत के ऊपर हैं और उन्होंने तुरपाल ऊपर की हुई है। नतीजा ये हुआ कि वहां एक अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। हम दोनों जो है वो हम तुरपाल के अंदर ही रहे, हमने जनाब सांस नहीं लिया कि अगर जी। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। अच्छा, अब ये हुआ कि ये जो कल की जो डेवलपमेंट थी वो इतनी फास्ट हुई है कि कमाल ही हो गया कि मियां दाऊद साहब उनका ये तीसरा शिकार है जज साहब, कि वो उन्होंने एक के तो खिलाफ वो केस ले आए थे, दूसरे को उन्होंने इस्तीफे में मजबूर कर दिया और तीसरे जो है वो आज डीनोटिफाई हो गए। अब ये जो कल डेवलपमेंट हुई थी वो इससे कबल शायद पेश नहीं हुई थी कि वो मियां दाऊद साहब ने जनाब कहा, इन्होंने पहले कसम उठा के ये कहा था कि जी मेरी डिग्री जाली है, तारिक जहांगीरी साहब ने। अब वो वहां जवाबी तौर पे मियां दाऊद ने कल ये कह दिया कि कसम उठाकर कहते हैं कि तारिक जहांगीरी के एनरोलमेंट फॉर्म तक बोगस थे, वो सच्चे हैं तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट्स ले आए। ठीक है। प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज जहां पे ये स्टडी करते रहे, उन्होंने बताया कि जी तारिक जहांगीरी नकल करते पकड़े गए, कमेटी ने 3 साल की पाबंदी लगाई, 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे, फिर उन्होंने उसको बाईपास किया वो 3 साल वाले टेन्योर को, कि डिग्री हासिल करने के लिए जाली इनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया, वहां पे नामों में तब्दीली की गई थी।
तो ये चीज उनके खिलाफ चली गई। लेकिन जो तेजी दिखाई गई है सिस्टम में कि वो 12 घंटे के अंदर ही उनको डीनोटिफाई कर दिया, सदर मुमलिकत भी तैयार बैठे थे, उन्होंने मंजूरी दे दी। बहरहाल जी, इसको कहते हैं फुर्तियां, और वक्त की बात है। वरना ये भी इतलात हैं कि उन्होंने ये यकीन दहानी कराई हुई थी कि 31 दिसंबर के बाद वो रिजाइन करेंगे, ताकि वो 5 साल मतलूबा अहलियत को मैच कर लें, जिसके नतीजे को 50% पेंशन के हकदार होंगे। अच्छा मुकीम साहब, आप एक सेकंड, इसका मतलब ये है कि जो वो टाइम मांग रहे थे अदालत से, वो इसीलिए था कि ये 31 दिसंबर की डेट गुजर जाए और फिर वो पेंशन के हकदार हो जाए, क्योंकि अगर उनके पास सबूत होते, वो मार्कशीटें होती, तो वो पेश कर चुके होते। तो इसका मतलब है उनके पास ऐसा कोई फर्म सबूत नहीं था जिसकी वजह से उनके खिलाफ फैसला आया। इसके जी 2 एस्पेक्ट हैं कि जो लोग दबाव का शिकार भी होते हैं ना, वो ये कोशिश करते हैं कि चलो यार 100% नहीं तो 50% पेंशन लेके घर चले जाएं, हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके। 2-4 और लोग भी हैं जिनके नाम है और वाज़ेह तौर के ऊपर है, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को पसंद नहीं है उनके फैसले या उनका अंदाज़े फिक्र या उनका तर्ज़े मामलात। अच्छा मुकीम साहब, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि और भी लोग जाली डिग्रियों के साथ अदलिया में मौजूद हैं, लेकिन जिनका तर्ज़े अमल हुकूमत को पसंद नहीं आता, उनका फिर अशर तारिक जहांगीरी साहब जैसा किया जाता है। मैं ये दुरुस्त कह रहा हूं? अच्छा नहीं, आज बड़ा अच्छा, बहुत कमाल का सवाल आपने कर दिया कि ये देखिए, ये सिर्फ आपके और हमारे वकील साहब ने भी इशारा किया था कि सिस्टम जागता तब है कि जब आप किसी बम को लात मारते हैं। अच्छा, ओके। याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी एक वकील के खिलाफ वो निकाल लाए थे कुछ जी, कि वो उसकी तारीख पैदाइश में कोई रोला है या कोई ऐसा मसला है, और फिर उन्हें मुल्क से भागना पड़ा था, ईरान फरार हो गए थे जी। इधर रोशनी डालेंगे। अच्छा, फिर क्या है कि जस्टिस सेठ वकार, आपको पता है, वो साथ मिस करने के बाद उन्हें पता लगा कि बंदे का तो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये हमारे सिस्टम का कमाल है। सेठ वकार जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को फांसी की सजा दी थी। जी जी, अच्छा, उनके दिमागी तवाज़ुन हमें बाद में पता लगा कि भाई दुरुस्त नहीं था। इसी तरह लियाकत चड्ढा साहब थे, कमिश्नर रावलपिंडी, यानी अब वो 22 ग्रेड का अफसर है और हमें अब जाके पता लगा और एक पागल असी पर रखे है ऐसी। ठीक है सर जी। और इसी तरह होता है कि अच्छा, इसी तरह ये जस्टिस अपना तारिक जहांगीर, मतलब आखिरी लम्हे में इन्हें पता लगा जब 11 दिन रह गए थे उसके, कि उसने 11 दिन बाद खुद ही कह देना था यार साड़ी जान छोड़ दो। मैं ये नहीं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। इसी तरह फैज हमीद के केस में हुआ आपको कि वो जब तक उसने बम को लात नहीं मारी, उस वक्त तक हमें पता नहीं लगा कि यार हमारी नाक के नीचे ये क्या कर रहा था। ये शरीफ शहरियों को दहशतगर्द बना रहा था, ये उनसे एक्सटॉर्शन ले रहा था, ये रात को रेंजर्स के छापे डलवा रहा था, 8-8 साल के बच्चों को बता रहा था कि अब दहशतगर्द है। अच्छा मुकीम साहब, ये आपने बड़ी खूबसूरत बातें, मालूमाती बातें कही हैं, तो हम जरा अपनी गुफ्तगू में जो हमारे प्यारे एडवोकेट साहब हैं इनको शरीक करते हैं। मेरा इनसे सवाल ये है कि ये मूशगाफियाँ सारी दुरुस्त मान लेते हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर तारिक जहांगीरी साहब दुरुस्त थे तो उन्होंने अपनी डिग्री के असली होने का सबूत फौरी तौर पर पेश क्यों नहीं किया? वो जो मार्कशीट थी वो क्यों पेश नहीं की? जी देखिए पाशा साहब, एक तो मेरी गुजारिश है कि मैं कोई तारिक जहांगीरी साहब का इधर स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, आप से ताल्लुक रखते हैं। बेशक, मैंने कानूनी बात करनी है, जो मुझे इसमें शगाफ नजर आए इस सारे मामले में, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक मैंने बात की है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइड ऑन द यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि वो रजिस्ट्रार को बुला रहा है, रजिस्ट्रार ने कच्चा चट्टा खोल दिया, उन्होंने कहा बस ये मैं सुन लो, मैं इसी बात को आगे मुकम्मल करना चाह रहा हूँ।
ठीक है। सो बर्डर की बात मैंने ऑलरेडी आपसे की। दूसरा मैंने मामला किया वकील के तौर पे, जो शिगाफ मुझे नजर आता है कि सिंध हाई कोर्ट में ये मामला टेकअप कर लिया गया। प्रोप्राइटी डिमांड करती है, जब यूनिवर्सिटी सिंध के अंदर है, रजिस्ट्रार उधर का है, और उन्होंने उसको अगर रोक दिया है तो फिर आगे केस नहीं चलना चाहिए। नहीं, इसलिए अच्छा, कैसे साहब एक छोटी सी बात, हाँ अब मैं चाहूंगा क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा होता है तो हम एजुकेट करना चाहते हैं अपने। अब ये डी फैक्टो ये हो गया, अब तो वो हट गए, डी नोटिफाई हो गए। मुझे अब ये बताइए कि इस दौरान उन्होंने बतौर जज जो फैसले किए हैं उनकी हैसियत क्या होगी? देखिए, ये हमारा एक होता है कानून के अंदर जो कहते हैं डिफेक्टो डॉक्ट्रिन। ओके, डिफेक्टो डॉक्ट्रिन का यही तस्वर होता है, जैसे मिसाल के तौर पे सिंध हाई कोर्ट बार का 2009 की जजमेंट थी जस्टिस थार चौधरी ने दी थी, जिसमें वो जो जजेस जिन्होंने पीसीओ का हल्फ उठाया था मुशर्रफ साहब का 2007 का जो दूसरा पीसीओ है, तो उनको उन्होंने उनकी जो नौकरी है उससे उनको बर्खास्त कर दिया। तो सवाल उधर ये उभरा कि क्या इन्होंने जो फैसले किए थे उनकी हैसियत क्या होगी। तो उसी में हमारा ये डिफेक्टो डॉक्ट्रिन आता है, या जिस तरह कोई जर्नैल आते हैं मुशर्रफ के जमाने का, अगर उसको कहा गया कि वो यूजरपर था, जो कि कहा गया इस जजमेंट में, ठीक है, तो सवाल पैदा हुआ कि 10 साल के दौरे हुकूमत में जो उसने फैसले किए उनकी क्या हैसियत है जी। तो उसमें हमारा ये डिफेक्टो डॉक्ट्रिन है, ये कहता है कि जैसे भी तैसे वो उस पोस्ट पे मौजूद थे, उस दौरान उन्होंने जो भी काम किए उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी। अच्छा, क्योंकि अगर उन सबको अगर उखाड़ा जाएगा, दोबारा किया जाएगा, सारा सिस्टम आपका उलट के रह जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में बंद है कि ये नहीं खुलेगा कि जो उन्होंने फैसले किए वो वैलिड नहीं। मैं अब इनका एक राइट टू अपील ऑब्वियसली जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसी हुकूमत ने बनाई है, जो हुकूमत ये चाहती थी कि अपने ओहदे पे ना रहें। देखें, एक इसका सियाको सबाक, इसका पस मंजर बताना में बड़ा जरूरी है जी। एक वो मामला था जब मार्च 2024 में इस्लामाबाद के 6 जजेस, जिसमें तारिक जहांगीरी साहब भी थे, उन्होंने एजेंसियों की इंटरफेरेंस के खिलाफ खतों किताबत की, उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी की और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी इन्होंने खतों किताबत की कि किस तरह इंटरफेरेंस की जाती है। तो उस वक्त के बाद से ये सिस्टम को, ये बड़े सिस्टम इनके खिलाफ था। बम यानी जिनका जिक्र मुकीम साहब ने किया, ये वो बम है जो ये उसको लात मारी थी उन्होंने, मार्च 2024 में उन्होंने लात मारी थी। उसके बाद ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो कि अभी चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे। उनकी एक ट्रांसफ़र की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो मैं अगर वकील की तौर पे बात करूं, उसकी तफसील अगर आप कहेंगे तो बता भी दूंगा, जो कि इलीगल थी। और उसके बाद उनको सीनियरिटी दे देना, वो भी दे दी गई, उसको भी जस्टिस जहांगीरी साहब ने चैलेंज किया। और उसके दौरान कुछ फैसले भी ऐसे थे जिससे वो जो मुक़्तदरा थी वो उससे नाराज़ थे। तो इस सारे मामलात में उनको फिर होश आई कि जब इनको एडवोकेट जनरल भी रहे हैं बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब उनको वो बनाया गया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनाया गया, नैब में डाला गया, उस वक्त तो सारे बिल्कुल दूध के धुले थे। और अब इन्होंने क्योंकि सिस्टम को लात मार दी है, तो लिहाजा हमने इनके खिलाफ, देखिए एक कानून के अंदर बहुत बड़ी चीज होती है, जो कहते हैं बदनीति। बदनीति से की हुई चीज अगर सही भी हो, कानून की नजीरें हैं, उसको कहते हैं द पिटिशनर हैज नॉट फाइल्ड द पिटिशन विद क्लीन हैंड्स। ठीक है, तो ये क्लीन हैंड के साथ इसको काउंट नहीं किया जाता। ओके, ठीक है। और दूसरी एक ऑब्जेक्शन ये भी थी कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आता है। यानी ये अपने नुमान कैसर साहब, आप जितनी बातें बता रहे हैं, इसको मैं एक आम आदमी के तौर पे समझता हूं कि ये मुंहशगाफियां हैं। मुंहशगाफी। असल बात ये है कि जहांगीरी साहब अपनी सच्चाई को साबित नहीं कर सके। मैं सर नहीं, मैं ये बता नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात में और इजाफा करना चाहूंगा। जो बुनियादी सवाल ये है ना कि एक जज साहब दो ने बैठ के अपने साथ वाले चैम्बर में, कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं, उनको उनकी डिग्री को जाली करार दे दिया, इनवैलिड करार दे दिया। बाय द वे, इनवैलिड का मतलब है सिस्टम का कसूर है, जाली का मतलब होता है कि उस बंदे का कसूर है। अच्छा, तो आज प्रेसिडेंट सेट कर दिया आपने। आज कोई भी जज साहब, आपने किसी जज साहब से नाराज होंगे, वो डिवीजन बेंच पे बैठेंगे, कोई पिटीशन कॉल करेंगे और कहेंगे कि साथ वाले की डिग्री। ओके, हम आगे बढ़ते हैं जी प्रोफेसर साहब। असल में बात यह है कि देखें, जो आज का एक सिस्टम है ना जी, जिसमें कंप्यूटराइजेशन हो गई है पूरे सिस्टम के अंदर और स्कैनिंग हो गई है रिजल्ट की, बाकी चीज़ों की। अब उसमें लॉ ये कहता है कि देखिए, आपने आंसर बुक्स भी एक पर्टिकुलर मुद्दत तक जो है उसको संभाल के रखना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो आंसर बुक उसके बाद जो है वो आप जाया कर देते हैं, वरना तो आप देखें कि वो हमारे पास जगह ही ना हो पहले रखने के लिए। ठीक है। इसी तरह जब ये मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल रजिस्टर्ड थे, इस वक्त भी बोर्ड्स के अंदर
केसेस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर केसेस आ रहे हैं, एक रजिस्टर्ड जो मैनुअल है वो आप उठा के साइड पे कर देते हैं और वो कहते हैं वो रजिस्टर नहीं मिल रहा, तो क्या वेरीफाई नहीं हो पा रही। ठीक है, अब देखना यह है जो बात के एक सिस्टम बंदा जो है वो जिस तरह एंटर हुआ है सर्विस के अंदर और वो सरकारी नौकरियों के अंदर भी रहा है जिस तरह ये बताया गया है, फिर आप देखें हाई कोर्ट का जज लगने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स हैं, वो सर्टन नंबर ऑफ केसेस हैं और फिर उन केसेस को जीतना होता है, फिर उसके बाद वो सिलेक्ट होता है, उस प्री क्वालिफाई होता है और उस सिस्टम के अंदर आता है। ये सारे स्टेप जो है वो एक बंदा लेके पहुंच गया वो रहा है और अब पता चला है कि वो झूठा था। अब अगर एक सिर्फ आप क्लर्क बादशाह जो है उसकी ड्यूटी लगा दें कि खिंचला तो दो चीजें हैं, या उसको ब्राइब कर दें या उसके ऊपर गंद रख दें, ठीक है, और उन दोनों तरीके से आप उसका रिकॉर्ड जो है वो वहां से गायब करवा दें और डिग्री आप लिए फिरें वो वैलिडेट नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि वो सिस्टम पूरा सिस्टम आपने इस तरह मफलूज कर दिया, ये एक फैसला करके आपने पूरे सिस्टम को दागदार कर दिया है। अब आप मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं यानी कंप्यूटराइजेशन के जमाने से पहले के जितने भी लोग हैं उन सब की डिग्रियां इसी तरह आप जिसकी चाहे जाली साबित कर सकते हैं, जिसकी चाहे जाली साबित कर मुकीम साहब, ये कोई तरीका नहीं है। मुकीम साहब, ये हमारे जो नुमान कैसर साहब है ना, ये माशाल्लाह बड़े विजनरी हैं, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शनों के मुतालिक मैंने इनसे राय ली थी और वो इलेक्शनों से पहले ली थी। इन्होंने जो राय दी थी वो 100% दुरुस्त साबित हुई और वैसे ही नताइज निकले। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात से पहले मैंने इनको इंटरव्यू किया था, तो बावजूद कि ये जीतने वाली पार्टी के खिलाफ थे लेकिन इन्होंने अपने तजज़िये में बताया कि ये पार्टी जीतेगी जो इनकी मुखालिफ थी और वो जीत गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं क्योंकि आपका ताल्लुक जहांगीरी साहब से बहुत करीबी निकल आया है, क्या जहांगीरी साहब जो हैं ये जंग जारी रखेंगे और ये अपीलों में जाएंगे? देखिए जी, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा कि ये अब कुछ रहा नहीं है उसको चैलेंज करने को, अब वो डी नोटिफाई कर दिया है प्रेसिडेंट ने। मैं ज्यादा कानूनी अहमियत नहीं समझ, आई डोंट अंडरस्टैंड टू मच ऑफ इट, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अब ये चैलेंज हो सकेगा, होगा भी तो ये किसी किनारे नहीं लगने वाला। मैं आपको कुछ और दिलचस्प चीजें, आपने बारे सबूत की बात की एक जगह के ऊपर और आपने ये जाली डिग्रियों की हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, ये जिन दिनों में ये डिग्रियों वाला रौला डाला गया ना, एक टाइम पे तो ये शक शुबा था कि बेनजीर की पास शायद ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, कानून इसलिए लाया गया था। लेकिन वो शी वाज ए शार्प एंड इंटेलिजेंट लेडी, उन्होंने अपना जनाब वो जो उनकी डिग्री थी वो लाके पेश कर दी थी। एक टाइम पे इमरान खान की डिग्री के ऊपर भी शोर बच गया था कि जो स्पोर्ट्स बेस के ऊपर ऑक्सफोर्ड में पढ़ते रहे वगैरह वगैरह, और कि पता नहीं है मतलब इन्होंने क्लासें भी पूरी की थी या नहीं वगैरह वगैरह। फिर यह है कि हालिया दिनों में नरेंद्र मोदी की डिग्री इंडिया में बहुत बड़ा मसला बनी हुई। आप यकीन करें उनके मीडिया में पाबंदी है कि ना उसकी डिग्री आप दिखा सकते हैं ना उसके रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी क्या वजह है? अब ये हुआ जब ये डिग्रियों वाला चक्कर शुरू हुआ ना, सब लोगों ने, ऐसे भी लोग थे, माजरत मैं ये इसको गलत अंदाज में ना लीजिएगा, लतीफा भी नहीं था, हम जानते हैं कि सिंध के एक रूहानी खानवादे के जवान, अब तो वो बुजुर्ग हो गए, जिनकी शेविंग कबर्ड में ब्लैक लेबल रखी होती थी, ये मशहूर था। यानी सुबह नाश्ते के वक्त, यानी वो बाथरूम में तशरीफ लाते थे तो वो शेविंग कैबिनेट में उनकी ब्लैक लेबल रखी होती थी। उन्होंने दरसे निजामी की डिग्री पेश कर दी थी क्योंकि वो दैट वाज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। अब क्या हुआ, एक ये सुनिएगा, ये इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। एक कैंडिडेट जिनकी अपनी डिग्री ठीक नहीं थी, वो किसी सहाफी ने उनसे सवाल कर दिया और कहने का, सर जी ये आप ग्रेजुएट है? कहता ऑफ कोर्स जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे तो वालिद साहब भी एफएससी थे और मेरी तो मदर जो है वो भी एमएससी हैं। अब वो सारों ने सिर पकड़ लिया कि वो जितने यानी जानने पहचानने वालों को तो पता होता है ना, आपके मोहल्लेदार या गांव कबीले रिश्तेदार। अब वो सारे जनाब अजीब रोले में आ गए कि यार हमें तो पता ही नहीं लगा। अब वो किसी तकल्लुफ दोस्त ने कैंडिडेट को पकड़ के साइड पे किया और कहने लगा कि आपके फादर एफएससी थे? कहता हाँ। तो कहने लगा हाँ, ही वॉज फादर ऑफ 6 चिल्ड्रन।
फादर सिंह चला। जनाब मुकीम अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद तारिक मलिक साहब, जनाब नौमान कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। सिस्टम नंगा हो चुका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।